नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प और उलझी हुई होती हैं कि सच और अफवाह में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, जानेंगे कि आखिर भारत की पहली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ कैसे था। तो सवाल सीधा है, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस वाकई में भारतीयों की अपनी आवाज थी या फिर ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक बहुत सोची समझी चाल थी? चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। और यहीं से बात शुरू होती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही बनवाया था ताकि भारतीयों का जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकल जाए। मतलब 1857 जैसा कोई दूसरा बड़ा बवाल न हो। पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। मतलब 1885 से पहले का भारत था कैसा? वो कौन सी ताकतें थीं जो एक देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रही थीं? देखिए, 19वीं सदी के आखिर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो भारतीयों को जगा रही थीं। चाहे वो प्रेस की आज़ादी छीनने वाले कानून हो या फिर इल्बर्ट बिल जैसा नस्लीय भेदभाव वाला मामला। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि बिना एकजुट हुए अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो समझिए कि माहौल एक राष्ट्रीय संगठन के लिए बिल्कुल तैयार था। एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास उभर रहा था, प्रेस ताकतवर हो रहा था और दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी ने सबको समझा दिया था कि देश का पैसा कैसे लुटा जा रहा है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहे थे। और फिर दिसंबर 1885 में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। आइए देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस पहली बैठक में आखिर हुआ क्या था। उस पहली ऐतिहासिक बैठक में 72 लोग शामिल हुए। अब सुनने में ये संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन ये 72 लोग पूरे भारत के पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस बैठक को करवाने में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अब सवाल ये उठता है कि एक अंग्रेज ऐसा क्यों करेगा? तो क्या ह्यूम ब्रिटिश सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे या फिर भारतीय नेता अपने मकसद के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे? चलिए इन दोनों थ्योरीज को जरा ठीक से समझते हैं। तो हमारे सामने दो थियोरीज है। एक है सेफ्टी वॉल्व जो कहती है कि ये पूरी तरह से एक ब्रिटिश साजिश थी, और दूसरी है तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर जो कहती है कि ये भारतीय नेताओं की एक बहुत ही चतुर रणनीति थी जिन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल खुद को सरकार के गुस्से से बचाने के लिए एक ढाल की तरह किया। देखिए, आज के दौर के इतिहासकार जैसे बिपिन चंद्र सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को ज्यादा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत ही नहीं है। जिन सीक्रेट रिपोर्ट्स का जिक्र बार बार किया जाता है वो आज तक किसी को मिली ही नहीं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जिन पर इस योजना को मंजूरी देने का आरोप है, उन्होंने खुद 3 साल बाद कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर उसका मजाक उड़ाया था। जैसे ही कांग्रेस ने राजनीतिक सुधारों की मांग करनी शुरू की, ब्रिटिश सरकार का दोस्ताना रवैया बदलकर दुश्मनी में बदल गया। इससे ये साफ था कि कांग्रेस उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तो अगर ये कोई साजिश नहीं थी तो फिर कांग्रेस की असली विरासत क्या है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो आज के ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि कांग्रेस का बनना भारतीय राष्ट्रवाद का एक नेचुरल प्रोसेस था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी और भारतीय नेताओं ने बहुत ही चतुराई से ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया ताकि वो शुरुआत में ही सरकार के गुस्से से बच सकें। कांग्रेस की शुरुआती लक्ष्य बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद था पूरे भारत के लोगों को धर्म और जाति से ऊपर उठाकर एक साथ लाना, एक राष्ट्रीय पहचान बनाना। वो एक ऐसी नींव रख रहे थे जिस पर आज़ादी के आंदोलन की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। और हाँ, कांग्रेस ने ब्रिटिश राज की आर्थिक शोषण की भी पोल खोली। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी ने पूरे देश को आईना दिखा दिया कि भारत का पैसा कैसे इंग्लैंड जा रहा है। भले ही उनके तरीके नरम थे, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था, उपनिवेशवाद का विरोध। लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग विचार पनपने लगे। एक तरफ थे नरमपंथी जैसे गोखले और नौरोजी,
और दूसरी तरफ थे गर्मपंथी, जैसे तिलक और लाला लाजपत राय। दोनों के बीच आज़ादी हासिल करने के तरीकों को लेकर गहरे मतभेद थे, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि क्या कांग्रेस की वो धीमी संवैधानिक शुरुआत एक जरूरी नींव थी या फिर एक बड़ा मौका था जो हमने गंवा दिया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है, और ये हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण अक्सर बहुत ही जटिल और अप्रत्याशित रास्तों से होकर गुजरता है।